Hello everyone, welcome or welcome back to our YouTube channel English on its Hub। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं हिंदी ख या फिर हिंदी बी औपचारिक लेखन। अगर आपने भी 10th क्लास तक ही हिंदी पढ़ी है तो आपके पास ये सब्जेक्ट होगा। ये AEC यानी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट है। बिना किसी देरी के इसके सिलेबस को पहले देख लेते हैं। इसके अंदर 2 इकाई है। पहली इकाई का नाम है लेखन दक्षता का विकास। पहली इकाई के अंदर 5 चैप्टर है और दूसरी इकाई के अंदर भी 5 चैप्टर है। पहली इकाई का पहला चैप्टर है कार्यालय हिंदी, जिसको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। दूसरा पार्ट है व्यवसायिक हिंदी, तीसरा टिप्पण की सामान्य परिचय, चौथा प्रारूपण का सामान्य परिचय, पांचवा प्रतिवेदन और विज्ञप्ति का महत्व। इकाई 2 का नाम है औपचारिक लेखन के प्रकार। इसमें पहला पार्ट है स्ववृत्त लेखन, दूसरा सूचना के अधिकार के लिए लेखन, तीसरा कार्यालय पत्र लेखन, चौथा व्यवसायिक पत्र लेखन, पांचवा किसी व्यवसायिक कार्यक्रम की प्रेस विज्ञप्ति। आइए पहले पार्ट से शुरुआत करते हैं। कार्यालय हिंदी। कार्यालय हिंदी सुनते ही आपके मन में ये सवाल आया होगा कि कार्यालय हिंदी कहते किसे हैं। तो किसी भी कार्यालय के अंदर किसी भी काम काज के दौरान जिस हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम कार्यालय हिंदी कहते हैं। इसको हम कामकाजी हिंदी भी कहते हैं क्योंकि ये कामकाज के दौरान इस्तेमाल की जाती है। अब पाठ की तरफ बढ़ते हैं। एक इंसान एक दूसरे से बात करने के लिए किसी न किसी भाषा का तो प्रयोग करता ही है। वह भाषा कोई भी हो सकती है। भाषा एक जैसी नहीं रहती, वह निरंतर अपना रूप बदलती रहती है। भाषा के अंदर परिवर्तन के कारण की वजह से ही ये महत्व होती जाती है। भाषा के संबंध में कहा जाता है कि भाषा पानी जैसी होती है। जैसे पानी थोड़ी थोड़ी दूर पे बदलता रहता है, पानी का टेस्ट चेंज होता रहता है, वैसे ही भाषा भी बहुत बदलती रहती है। भारत जैसे देश के अंदर जहाँ पे इतनी सारी भाषाएं हैं, वहाँ पे तो हर 1 किलोमीटर के बाद हमारी भाषा बदल जाती है। भारत जैसे राष्ट्र के अंदर ज्यादातर लोग हिंदी का ही इस्तेमाल करते हैं अपनी बातचीत को करने के लिए। हिंदी भाषा संस्कृत से निकली है और ये बहुत ज्यादा आपस में रिलेटेड है। हिंदी को उसके पर्पस के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है: साहित्यिक हिंदी, सामान्य जन की हिंदी, कार्यालय हिंदी, व्यवसायिक हिंदी। पहले पढ़ते हैं साहित्यिक हिंदी। साहित्यिक हिंदी वह हिंदी होती है जब साहित्य के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल होता है उसके अंदर जो हिंदी का इस्तेमाल होता है उसी को साहित्यिक हिंदी कहते हैं। नेक्स्ट है सामान्य जन की हिंदी। सामान्य जन की हिंदी बहुत ही अनौपचारिक होती है, मतलब बहुत ही इनफॉर्मल होती है। इसमें कोई भी हम ग्रामर का रूल नहीं इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही कॉमन लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं आपस में बोलचाल करने के लिए, वो ये वाली भाषा होती है। कार्यालय हिंदी तो मैंने आपको बता ही दिया कि कार्यालय के अंदर किसी भी कामकाज के लिए जिस हिंदी का हम प्रयोग करते हैं उसी को कार्यालय हिंदी कहते हैं। नेक्स्ट है व्यवसायिक हिंदी। किसी भी व्यवसाय के अंदर जिस हिंदी का हम इस्तेमाल करते हैं उसी को व्यवसायिक हिंदी कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कार्यालय हिंदी का अभिप्राय। कार्यालय हिंदी कार्यालयों के अंदर प्रयोग की जाने वाली हिंदी है और इसे राजभाषा के रूप में जाना जाता है। सरकारी कार्यालयों के अंदर आ जाता है हमारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सभी कार्यालय, और इन सब में जो भी कामकाजी की जो भाषा होती है वो हिंदी होती है, उसी को हम कार्यालय हिंदी कहते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधित प्रावधान। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद यानी आर्टिकल 430 343 से 351 तक जितने भी आर्टिकल्स दिए गए थे उसके अंदर राजभाषा से संबंधित चीजें लिखी गई थी। इन आर्टिकल्स को 4 अध्यायों में विभाजित किया गया था। तो अध्याय 1 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 343, संघ यानी फेडरेशन की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इस संविधान के प्रारंभ के जो 15 साल होंगे उसमें प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का ही इस्तेमाल होते रहेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 344, जो हमारा राष्ट्रपति है वह अलग अलग भाषा के रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करेंगे। संघ के जितने भी ऑफिशियल काम है उसके लिए हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा। संघ के सिर्फ कुछ ही या फिर बहुत ही कम
प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। एक समिति गठित की जाएगी, मतलब एक समिति बनाई जाएगी जिसमें 30 मेंबर्स होंगे। 30 मेंबर्स में से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे। यह सभी आपस में मिलकर एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे। इस समिति का यह भी कर्तव्य होगा कि खंड 1 के अंदर जो कमीशन है उस पे नजर रखना, और उन और वो कैसे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस पे नजर रखना, और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को देना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 345, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। जब तक राज्य का जो विधानमंडल है वो विधि द्वारा ये जारी ना कर दे कि सारे काम अंग्रेज भाषा के अलावा किसी और भाषा में होंगे, तब तक अंग्रेजी भाषा में ही होते रहेंगे। अनुच्छेद 346, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच से प्रातिनिधिक की राजभाषा, यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं, ये डिक्लेयर करते हैं कि उनके बीच बातचीत की भाषा हिंदी होगी, तभी वो हिंदी में एक दूसरे से वार्तालाप कर सकेंगे। अनुच्छेद 347, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अगर किसी राज्य की जनसंख्या ये चाहती है कि उनकी जो भाषा है वही प्रयोग की जाए और उसी भाषा को ज्यादा मान्यता दी जाए तो ऐसा ही होगा। अध्याय 3, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा। अनुच्छेद 348, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो इसमें पहला पॉइंट है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में ही होगी। संसद के जितने भी सदन है या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पूर्ण स्थापित किए जाने वाले सभी विधायक या सदन या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी विधि के अधीन निकले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों, उपविधियों के जितने भी प्राकृत पाठ होंगे वो अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वह हिंदी भाषा के अलावा किसी और भाषा को भी इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकता है। अनुच्छेद 349, इस संविधान के जो शुरू के 15 वर्ष है उसके दौरान अनुच्छेद 348 के खंड 1 में जितने भी प्रयोजन लिखे गए हैं राजभाषा से संबंधित, तो वह राष्ट्रपति की परमिशन के बिना बिल्कुल भी चेंज नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है अध्याय 4, विशेष निर्देश। अनुच्छेद 350, माइनॉरिटी वर्गों के बालकों को शिक्षा प्रदान करना ही हिंदी भाषा के अंदर इनका मेन मोटिव है, और यह करने के लिए राष्ट्रपति किसी भी राज्य को निर्देश दे सकते हैं। अनुच्छेद 350 ख, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, और इस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इन सभी पे ध्यान रखे, नजर रखे और इनकी सुरक्षा पे ध्यान दे। अगर इन्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को दे, ताकि राष्ट्रपति फिर सदन में सबको दिखा सके और उस पर कार्यवाही कर सके। अनुच्छेद 351, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। संघ का ये कर्तव्य होता है कि वह हिंदी भाषा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए और भारत के अंदर जितने भी हिंदुस्तानी है वह सभी हिंदी भाषा का ही प्रयोग करें। अनुच्छेद 120 में संसद के प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में ये निर्देश दिया गया था कि संसद के कार्य में हिंदी या अंग्रेजी दोनों में ही कार्य किया जा सकता है। राज्य के विधानमंडल अपना कार्य अपने अपने राज्य की भाषा या भाषाओं में या फिर हिंदी अथवा अंग्रेजी में कर सकेंगे। इन सब बौद्ध प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या फिर खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ना समझ आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। कार्यालय हिंदी का क्षेत्र। पूर्व में ये स्पष्ट किया जा चुका है कि कार्यालय हिंदी वह हिंदी होती है जो कि कार्यालय के अंदर हम प्रयोग कर सकते हैं। सरकारी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारी
लोग इस भाषा का प्रयोग कार्यालय संबंधित कार्य के दौरान कर सकेंगे। व्यवस्था को निर्धारित करते समय भारत के सभी राज्यों को क, ख व ग 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, यानी डिवाइड किया गया था। क क्षेत्र के अंतर्गत बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार द्वीप, ये सब आ जाते हैं। ख क्षेत्र के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य तथा अंडमान और छत्तीसगढ़। ग क्षेत्र के अंदर क तथा ख क्षेत्र के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है। क वर्ग के अंदर जितने भी राज्य आते हैं उन सभी के अंदर सरकारी काम सारे हिंदी भाषा में ही होंगे पूर्ण रूप से। लेकिन यदि कोई बाहर, अगर क क्षेत्र के लोग बाहर किसी राज्य में अपना पत्र भेज रहे हैं तो वह हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में अनुवाद करके भी भेजेंगे। ख क्षेत्र के किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किसी भी व्यक्ति या कार्यालय को हिंदी या अंग्रेजी में पत्र भेजे जा सकते हैं। ग क्षेत्र के अंदर सभी कामकाज या सभी पत्र का काम अंग्रेजी में ही होगा। केंद्र सरकार तथा क क्षेत्र में आने वाले राज्य एवं संघ राज्य के कार्यालयों में पूर्ण रूप से पत्र व्यवहार सभी हिंदी भाषा में ही होना अनिवार्य है। अब नेक्स्ट है, सभी राज्य अपनी राज्य भाषा में अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम सारा अंग्रेजी में ही होगा। लेकिन किसी भी विशिष्ट परिस्थिति के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो वह हिंदी में भी वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि संविधान में हिंदी को राजभाषा का तो स्थान दे दिया, लेकिन हिंदी को राजभाषा का सम्मान नहीं मिला और लोगों के अंदर रुचि नहीं पैदा हुई हिंदी को लेके। कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और सोशल मीडिया के आने की वजह से हिंदी की पॉपुलैरिटी तो बहुत कम सी हो गई है, लेकिन फिर भी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और विशेष मंत्री हैं, विदेश मंत्री विदेशी दौरों में लगातार हिंदी भाषा को ही इस्तेमाल करते हैं अपनी स्पीच वगैरह में। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को ये आदेश दिया है कि वह अपने सभी कार्यों का निष्पादन केवल हिंदी में ही करे, और इस आदेश को हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी भी फॉलो करती है। अब नेक्स्ट है, जनसंचार के क्षेत्र में बहुत प्रगति हो रही है। जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन, और इसकी तरफ लोगों की रुचि भी बहुत ज़्यादा है। भारत सरकार और अनेक राज्य सरकारों के सोशल मीडिया पे लोगों के साथ जुड़ने की वजह से कार्यालय हिंदी का बहुत ही विकास हुआ है। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को अपनी वेबसाइट को अंग्रेजी व हिंदी दोनों में ही बनाने का निर्देश केंद्र द्वारा दिया गया है। हिंदी के विकास के लिए अगर अन्य भाषाओं और बोलियों के शब्द इसमें ऐड कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, इससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। सोसाइटी के हिसाब से हमें हिंदी के अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। यह सही है कि आने वाला समय हिंदी का ही है। ग्लोबली भी हिंदी ने एक अलग पहचान बनाई है अपनी। हिंदी को सिर्फ एक राजभाषा का टाइटल देने से कुछ नहीं होगा, हमें इसको उतना ही सम्मान और प्रतिष्ठा भी देनी पड़ेगी। चीन, जापान, फ्रांस आदि जैसे देशों ने अपनी भाषा में ही तकनीकी और विज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया है, और इन देशों के जितने भी कार्य व्यवस्था होते हैं वो सब भी इन्हीं की भाषा में होती है। तो इन्हीं सब देशों से हमें प्रेरणा लेके भारत के अंदर भी सभी ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी की भाषा हिंदी स्थापित करना होगा। सो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो अभी अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या फिर सभी चीज़ें समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमारी वीडियोस देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।